बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मखसूस नशस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मुज़हिका खेज मरहले में दाखिल हो चुका है। वैसे तो केस अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल होता है, लेकिन ये मुज़हिका खेज मरहले में दाखिल हो गया क्योंकि जो इसका नतीजा निकलने वाला है वो बड़ा मुज़हिका खेज हो। हाँ, जो कुछ हुआ है, जो कार्रवाई हुई है वो भी मुज़हिका खेज ही थी। जिस तरह से आईन कानून की धज्जियां उड़ाकर ये समाअत हो रही है और जिस तरह से आज जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवालात किए हैं, उसको देखकर समझ नहीं आती कि इंसान को हंसना चाहिए या मगमूम होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या किस तरह से अदालत को चलाया जा रहा है। देखिए, सबसे मुझे खेज बात तो यह है कि इसमें आज मखसूस नशिस्तों के केस में, रिव्यू के केस में, मखसूस नशिस्तों का जो रिव्यू का केस है, इसमें मखदूम अली खान ने दलाइल दिए हैं। अब मखदूम अली खान किसके वकील हैं? मखदूम अली खान बुनियादी तौर पर जो रिव्यू के स्टेज पर नया फरीक बनी है वो खवातीन कि जी हमारी सीटें छीन कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला किया गया है। यानी पीटीआई की जो सीटें बनती थी, कमल शोजब और उनकी जो साथी खवातीन हैं, उनकी जो सीटें बनती थी, उनसे लेकर जो नून लीग के लोगों को दी गई थी वो बाद में वापस ले ली गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था। तो ये खवातीन मुतासरा फरीक बन के आ गई हैं कि जी हमारी निशस्तें हमसे ले ली गई, असल में हमारी बनती थी। ये जो मुतासरा फरीक, जो नून लीग की हैं, जो पीपल्स पार्टी की हैं, जो दीगर सियासी जमातों की मुतासरा खवातीन हैं, इनके वकील बन के फरीक बने हैं मखदूम अली शाह। यानी कभी आपने सुना है कि रिव्यू की स्टेज पर किसी को फरीक बनाने की इजाजत दी गई हो? भाई, रिव्यू का मतलब होता है कि फैसला हो चुका है, ऑन द सरफेस ऑफ इट अगर इसमें कोई गलती है तो वो बता दें। अब यहां पर नए सिरे से केस सुना जा रहा है और नया फरीक आ गया है और उनको सुना भी गया पूरे धड़ल्ले के साथ, पूरे एहतमाम के साथ। आज सारा दिन जो है मखदूम अली खान को सुना गया और किसी ने उनसे नहीं पूछा कि भाई आपको हम क्यों सुने, आप तो पहले फरीक ही नहीं थे, आप तो इस केस में फरीक ही थे, आपके रिव्यू की स्टेज में फरीक बन के आ गए हैं। लेकिन बहरहाल मखदूम अली खान साहब को सुना गया। सबसे जो आज मज़ाहिया किरदार रहा ना, वो मुसर्रत हिलाली का रहा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा जो है वो ऐसे बचगाना सवालात पूछती रही जिस पर घंटों बहस हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में कई कई दिन बहस की जा चुकी है जब इस फैसले को सुना जा रहा था, जब 13 रुकनी बेंच सुन रहा था। मसलन जैसा मुसर्रत हिलाली ने पूछा पीटीआई, और पूछ ऐसे नहीं थी जैसे कोई बड़ा नया इंकशाफ कर रही है। उन्होंने पूछा कि पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में कैसे चली गई? क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामेंट में थी? क्या कोई आजाद उम्मीदवार ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है जो इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट में ही मौजूद ना हो? अब ये वो सवाल है जिस पर घंटों बहस होकर सुनकर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस फैसला सुना चुके हैं। जब वो फैसला सुना चुके हैं, उस पर नए सिरे से बहस नहीं हो सकती। नए सिरे में अगर कोई गलती है, ऑन द सरफेस ऑफ इट कोई गलती है, तो उस पर बहस हो सकती है। लेकिन जैसे मुसर्रत हिलाली ये सवाल भी करती नहीं, इंतहाई बुनियादी नौयत के सवाल करती रही और मखदूम अली खान उसके जवाब भी देते रहे। तो हैरत की बात यह है कि इन निकात पर सुप्रीम कोर्ट में तफसीली बहस हो चुकी है, जिस पर आज फिर से बहस को इनिशिएट किया गया। मखदूम अली खान साहब जवाब भी देते रहे। वो उन्होंने कहा कि जो जमात अपनी एक भी सीट ना रखती हो और उसमें आजाद उम्मीदवार शामिल हो जाएं, वो शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन उनकी लेकिन इसकी बुनियाद पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। तो ये रिव्यू की स्टेज पर आकर वो बुनियादी दलाइल दे रहे हैं जो कि, और मखदूम अली खान तो इस केस का ऑब्वियसली हिस्सा ही नहीं थे क्योंकि वो तो अभी ये फरीक बन के सामने आए हैं। तो एक मुज़हिका खेसी सूरत हाल है, इसलिए मैंने कहा कि केस मुज़हिका खेज मरहले में दाखिल हो गया। यानी ये कैसी मुज़हिका खेज अदालत है कि 1 साल तक फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ और कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है कि भाई इस फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। इलेक्शन कमीशन से कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है कि भाई 1 साल हो गया है, आप जो मुंह उठा के अदालत में बैठे हैं, इस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। 2 जजेस ये सवाल उठाकर जो है वो अपना फैसला पहले दिन सुनाकर अलहदा हो गए या उनको अलहदा कर दिया गया। लेकिन कोई इलेक्शन कमीशन से 11 जजेस बैठे हैं ना, 11 जजेस पूछ लें इलेक्शन कमीशन से कि फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। फिर रिव्यू लगाने से मुतल्लिक कोई भी ये पूछने वाला नहीं है कि जब तक अदालतें मैनेज नहीं हुई तब तक रिव्यू क्यों नहीं लगा। यानी रिव्यू फैसला इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद उस पर नहीं किया, रिव्यू आ गया, रिव्यू की दरखास्त आ गई, फिर रिव्यू की दरखास्त भी नहीं लगी जब तक कि पूरा यकीन नहीं हो गया कि ये जो आईनी बेंच है ये ना बन जाए, आईनी बेंच में अपनी अक्सरियत ना हो जाए, जब तक आईनी बेंच मैनेज ना हो जाए तब तक रिव्यू ना लगाया जाए। अब आकर रिव्यू लगाया, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये कौन सा तरीका है कि कब कोई रिव्यू लगेगा कब नहीं लगेगा। यानी ये बहस आपकी सवाबदीद है कि जब आपका दिल चाहे रिव्यू ना लगाए और जब आपका दिल चाहे रिव्यू लगा ले। तो फिर ये क्या अदालत हुई? ये तो फिर मजाक ना हो गया, ये सिस्टम पर सवाल नहीं उठ रहे।
ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है इस अदालत के निजाम के ऊपर? फिर 13 रुकनी बेंच जो है इसके फैसले को छोटा बेंच सुन रहा है, इसके फैसले को 11 रुकनी बेंच सुन रहा है, यानी 13 दिमागों ने बैठकर फैसला किया और उससे कम जजेस बैठकर उस फैसले को उलटने जा रहे हैं। और ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जजेस भी नए हैं। रिव्यू का क्या मतलब होता है? जब आपको कहते हैं, और आज मखदूम अली खान ने पढ़ के भी सुनाया रिव्यू का स्कोप क्या होता है, उन्होंने खुद कहा, खुद अपनी जबान से ये अल्फाज अदा किए, उन्होंने कहा कि जब किसी आइन के शिक या कानून के किसी नुक्ते के खिलाफ वर्जी हो रही हो और उसे एरर ऑन द सरफेस ऑफ द जजमेंट कहा जाएगा, तो एरर ऑन द सरफेस ऑफ द जजमेंट अगर मौजूद हो तो रिव्यू सुना जाता है। ये खुद मखदूम अली खान ने पढ़ के सुनाया। और उन्होंने उसके बाद जो है वो ये अदालत ये तो वही जज सुन सकते हैं ना, वही बेंच सुन सकता है जिस बेंच ने फैसला सुनाया हो, वही देख सकता है ना कि ऑन द सरफेस ऑफ द इस पे कोई ऑन द सरफेस ऑफ द जजमेंट कोई एरर तो नहीं है। नए जजेस अगर बैठेंगे उन्हें तो नए सिरे से केस समझाना पड़ेगा। नए जजेस बैठकर एक पहले से सुने गए केस का फैसला उसकी सरफेस ऑन द एरर ऑन द जजमेंट, एरर ऑन द सरफेस ऑफ द जजमेंट कैसे फैसला कर सकते हैं जब तक वो केस को सुनेंगे नहीं। लेकिन ये सारा कुछ अनफॉर्चुनेटली यहां पर हो रहा है। और मखदूम अली खान ने कहा कि पीटीआई इस कोर्ट के सामने एक फरीक ही नहीं थी जिसे मखसूस नशस्तें दी गई। भाई ये नुक्ता नया नहीं है, ये नुक्ता पुराना है और इस नुक्ते पर बहुत बहस हो चुकी है, इस नुक्ते पर बहुत बहस हो चुकी है, ये कोई नई बात नहीं है। तो आज वही बातें दोहराई जा रही हैं कि जी पीटीआई तो फरीक ही नहीं थी, पीटीआई को तो वो मिल गया। तो आप सितम ज़रीफ़ी देखें जो इस मुल्क में हो रहा है, इस मुल्क की अदालत में हो रहा है, आप सितम ज़रीफ़ी देखें कि सब जजेस को पता है कि ये जो 13 जनवरी का फैसला था काजी फाइसा का, वो एक मुतनाज़ फैसला था और उसमें पीटीआई से बल्ला छीना गया है। वो जानते हैं कि पीटीआई को एक मखसूस हालात में कागजात नामजदगी छीन कर नामालूम अफराद मुंह पर कपड़ा लपेट के, मुंह पर मास्क लपेट के नामालूम अफराद कागजात नामजदगी छीन कर भागते रहे, ये सबको पता है। लेकिन इसके बावजूद जो सवाल होते रहे, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे फैसले की गलत तशरीह की गई है, कहा था ना सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था हमारे फैसले की गलत तशरीह की गई है। लेकिन आज भी ये बहस हो रही है कि एक इलेक्शन कमीशन का जो डिक्लेरेशन है, यानी आज सवाल हुआ कि इलेक्शन कमीशन का जो डिक्लेरेशन था उसको पीटीआई ने कहीं चैलेंज किया था। हसन अजहर रिजवी साहब ने सवाल किया कि पीटीआई ने कहीं इसको जो है वो चैलेंज किया था पेशावर हाई कोर्ट में या, और भाई इलेक्शन कमीशन ने इतनी ढिठाई का मुजाहरा किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इन्होंने अपनी तशरीह करके पीटीआई को का निशान छीन लिया। आज आप बैठ के वो बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं कि अच्छा इन्होंने कहीं चैलेंज किया था या नहीं किया था। सलमान अकरम राजा गए थे अदालत के पास, सलमान राजा ने कहा था कि मुझे कैसे आप निकाल सकते हैं, मुझे भले ही आप सिंबल ना दें मगर मैं पीटीआई का तो हूं। ये लाहौर हाईकोर्ट के पास वो गए थे, लाहौर हाईकोर्ट ने कहा जाओ इलेक्शन कमीशन से जिसके सबब बीमार हुए उसी तबीब से जाकर दवा लो, इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया। सलमान राजा साहब ने यही तो नुक्ता उठाया था कि उसी वक्त सबसे पहले कि भाई मुझे आप सिंबल ना दें बल्ले का, मगर मुझे पीटीआई का तो रहने दें। आज आप उस पर सवाल उठा रहे हैं जजेस बैठ के कि जी पीटीआई ने इसको चैलेंज किया था या नहीं किया था। तो भाई सवाल तो सबसे बड़ा यह बनता है ना कि पीटीआई को आजाद डिक्लेयर ही क्यों किया गया? आजाद नहीं थे ये, भले ही इनका सिंबल नहीं था लेकिन थे ये पीटीआई के, क्योंकि ये पीटीआई एग्जिस्ट कर रही थी, पीटीआई को बैन नहीं किया गया था, खत्म नहीं किया गया था। ये आजाद उम्मीदवार नहीं हो सकते थे, ये सिंबल इनको आप कुछ और दे देते मगर ये होने पीटीआई ही के थे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की तो क्या इसका खमियाजा पीटीआई को भुगतना चाहिए? खुद कह चुके हैं ना, काजी फैसा खुद कहकर गए थे कि भाई हमारे फैसले को मिस इंटरप्रेट किया। अब अगर मिस इंटरप्रेट किया इलेक्शन कमीशन ने तो गलती किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। क्या गलती इलेक्शन कमीशन की है और उसका खमियाजा क्या पीटीआई को भुगतना चाहिए? ये क्या 11 जजेस को यह बात समझ नहीं आ रही? उन जजेस को समझ आई थी जिन्होंने 8-5 से फैसला दिया था, उन 8 जजेस को समझ आ गई थी ये बात कि भाई पीटीआई की गलती नहीं है, इलेक्शन कमीशन की गलती है। तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी गलती को सुधारे और पीटीआई को निशस्तें दे। और ये जजेस बैठकर अब फिर से री राइटिंग ऑफ द जजमेंट कर रहे हैं। जमाल खान साहब ने कहा कि मैंने कैलकुलेट किए थे उस वक्त जिन्होंने पार्टी का सर्टिफिकेट या दरखास्त जमा कराई थी कि वो पीटीआई के हैं या नहीं, तो ये 39 बनते थे। तो इसीलिए हमने कैटेगराइज कर दिया था, ईसीबी को कहा था कि ये हक हासिल नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि उन्हें आज़ाद डिक्लेयर करे। कम से कम 39 के बारे में तो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने भी माना था, 39 के बारे में कि ये पीटीआई के ही बनते हैं।
लेकिन उन 39 को भी जो है वो आप 39 के हिस्से की भी देने के लिए तैयार नहीं है। भाई कम से कम 39 के हिस्से की भी की मखसूस नशस्तें देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तो मजाक बन गया है जनाब। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस ने अदालत को एक मजाक बना दिया है और इसका अमली नमूना हमें नज़र आ रहा है। मखदूम अली खान जो हैं, आज उन्होंने कहा कि यहाँ आज़ाद उम्मीदवारों को 15 दिन का वक्त दिया गया कि वो किस पार्टी में जाते हैं। तो मुसर्रत हिलाली साहबा ने कहा कि जहाँ मुझे समझने दें, मेरे लिए प्रॉब्लम बन रहा है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में शमूलियत के लिए वक्त दिया गया, क्या वो पार्टी जो पार्लियामेंट में है ही नहीं। साहिबजादा हामिद रजा तो खुद आज़ाद खड़े थे, हालांकि साहिबजादा हामिद रजा ने अपना सुन्नी तहत काउंसिल का भी जमा कराया था, पीटीआई का भी जमा कराया था, आज़ाद भी जमा कराया था। तो वो कहते हैं कि जी साहिबजादा हामिद रजा तो खुद आज़ाद खड़े थे। भाई किसने कहा आज़ाद खड़े थे? तो मुसर्रत हिलाली साहबा जो है वो ये सवाल उठाती हुई नजर आई। मैंने जैसे कि पहले कहा कि बहुत बुनियादी नौयत के सवाल वो उठा रही थी क्योंकि केस को वो जानती नहीं है, लेकिन बेंच का हिस्सा बन गई है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जो है पूरे डीजी यानी इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ पूरी अपनी बारात के साथ कमरा अदालत में बैठे थे और यूं हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। डीजी लॉ साहब को आज तक मैंने एक से ज़्यादा जुमला बोलते नहीं देखा रोस्टम पर खड़े होकर, लेकिन वो डीजी लॉ हैं। उन्होंने अपने इदारे को प्रेजेंट करना होता है तो वो किसी अपने वकील को खड़ा करते हैं, सिकंदर बशीर को किसी को खड़ा करते हैं कि भाई तुम बात करो, तो वो डीजी लॉ हैं। मगर वो अपनी पूरी जो है ना वो बारात के साथ वहाँ बैठे होते हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई फैसला इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया। डीजी साहब आए ना जरा रोस्टम पे, बताएं क्यों नहीं फैसला इंप्लीमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन कौन बैठा है यहाँ पर अपने महोदय के साथ इंसाफ कर रहा है, सबको नजर आ रहा है। और एक बहुत मैं देखें जो सवाल आज मुसर्रत हिलाली साहब आज उठा रही थी ना, ये दो तीन समातें पहले जब फैसल सिद्दीकी जब दलाइल दे रहे थे तो ये सवाल उनको तब उठाने चाहिए थे। फैसल सिद्दीकी के सामने रखती ना मुसर्रत हिलाली साहब, ये सवाल रखती कि पूछती कि भाई ये बताओ ये सुन्नी तहत काउंसिल को कैसे मिल गया, तो फिर सारा केस समझाते फैसल सिद्दीकी। लेकिन फैसल सिद्दीकी से नहीं पूछा, मखदूम अली खान से पूछा, और मखदूम अली खान से वही सवाल पूछे जो जिसका जवाब वो देना चाहते थे। केस यानी जज अगर खुद केस प्लीड करने लगे वकील का तो पीछे क्या रह जाता है। तो मुसर्रत हिलाली साहबा ने यह भी कहा कि सुन्नी तहत काउंसिल कैसे मखसूस नशस्तें मांग सकती है, वो तो खुद पार्लियामेंट में ही नहीं थी। तो मंदो खेल साहब ने कहा कि हम समझते रहे कि पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती है, मगर हमें बाद में पता चला कि पार्टी नहीं इलेक्शन लड़ती, उम्मीदवार इलेक्शन लड़ता है, पार्टी तो सिर्फ सिंबल देती है। तो इस लिहाज से पार्टी को यानी उम्मीदवार को पार्टी का उम्मीदवार होना चाहिए था, ये उन्होंने एतराफ किया। और उन्होंने कहा कि अगर सिंबल नहीं है तो भी पार्टी उसे सर्टिफिकेट तो जारी कर सकती है, पार्टी बैन तो नहीं है। ये जमाल खान मंदोखेल ने खुद एतराफ किया कि भाई अगर पार्टी के पास सिंबल नहीं है तो वो नहीं दे सकती उम्मीदवार को, लेकिन सर्टिफिकेट तो है, वो सर्टिफिकेट तो दे सकती है, पार्टी बैन तो नहीं हुई। ये फिर अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन जो आईनी बेंच के सबरा हैं, उन्होंने कहा कि जो डायरेक्ट उम्मीदवार थे बैरिस्टर गौहर वगैरह, उन्होंने कोई मखसूस नशस्तें क्लेम की हैं। सोचें, ये वो जज हैं जो आईनी बेंच को हेड कर रहे हैं। तो फिर खुद जमाल खान मंदोखेल को लगा कि ये बड़ा बचगाना सा सवाल है, तो उन्होंने इंटरप्ट किया और उन्होंने कहा कि क्लेम तो तब होता, क्लेम तो होता नहीं है, क्लेम तो इलेक्शन कमीशन का, ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो खुद ब खुद मखसूस नशस्तें उस जमात को उसके हिस्से की अलॉट करें, क्लेम नहीं करना होता, क्लेम तो करना ही नहीं होता। ये जमाल खान मंदोखेल ने फिर इसकी वजाहत की। तो इलेक्शन कमीशन दीगर जमातों ने आज अहम बात यह है कि दलाइल नहीं दिए और उन्होंने कहा कि भाई बस हमने तहरीरी तौर पर दे दिया है, बस आप सुन के फैसला कर लें। क्यों उन्होंने ऐसे किया? शायद उनको पता है कि भाई फैसला हमारे हक में ही आना है, हम टाइम क्यों ज़ाया करें, जो परसों फैसला आना है वो आज आ जाए, जो अगले हफ्ते आना है वो परसों आ जाए। तो ये जो इलेक्शन कमीशन और दीगर सियासी जमातें, नून लीग पीपल्स पार्टी, इन्होंने कहा कि बस ठीक है, मखदूम अली खान खड़ा हुआ है हमारी खवातीन की तरफ से, तो हम इसी के आर्गूमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, और प्लस ये है कि हम लिख कर दे देते हैं, बस फैसला तो आपने और किसने पढ़ना है, बस ठीक है, फैसला तो वही आना जो आना है हमारे हाथ में। तो उन्होंने टाइम ज़ाया करना मुनासिब ही नहीं समझा। हालांकि कौन सा फरीक है जो चाहेगा कि मेरा वकील दलाइल ना दे, लेकिन उन्होंने दलाइल देना ही मुनासिब नहीं समझा। तो ये जो मेजोरिटी, यानी सबसे मुझे खेज बात यह है कि ये जो मेजोरिटी वाले जजेस हैं, 8 जजेस जिन्होंने मेजोरिटी फैसला दिया था जैसे मंसूर साहब की सरबराही में, उन 8 में से सिर्फ 2 जजेस इस बेंच का हिस्सा हैं, एक मोहम्मद अली मजहर है और एक हसन अजहर रिजवी हैं। बाकी सारे जजेस जो हैं वो नए बैठे हैं। और उनका यानी आप ये देखें ना कि बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्शन देखें, किस तरह से बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया है।
कि जिन लोगों ने पीटीआई के हक में फैसला दिया था उनको निकाल दिया, जिन्होंने पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया था उनको डाल दिया। उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो चेंज नहीं होगा, वो तो वही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। और नए जजेस डाल दिए ताकि वो जो नए जजेस हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू वही रहेगा। तो ये इस बेंच के जनाब हालात हैं और ये बेंच फैसला देने जा रहा है। अब ये फैसला क्या देगा ये कहना कोई मुश्किल नहीं है, ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। और इसके बाद फिर एक मारामारी शुरू होने जा रही है। अभी आप देखिएगा ये जो कौमी यकजहती का बड़ा एक माहौल बना हुआ है, ये सारा जाएगा तेल लेने और मुल्क में दोबारा वही लड़ाई झगड़े और मामला शुरू हो जाएंगे जो हमें पहले देखने में आते थे। तो देखिए क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।